हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है और उस सीरीज में हमने आपको पढ़ाना शुरू किया है इतिहास। इतिहास पढ़ाने के लिए हमने जिस पुस्तक का सिलेक्शन किया है वो है क्रॉन पब्लिकेशन का बुक। बहुत ही अच्छा बुक है ये। लूसेंट और क्रॉन में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम मटेरियल दिया गया है। बस क्रॉन पब्लिकेशन के बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं, तो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए इस बुक्स को पढ़ना चाहिए। और इसको खत्म करने के बाद हम लूसेंट को भी आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि लूसेंट का भी डिमांड आ रहा था, तो लूसेंट को भी हम पढ़ा देंगे। तो क्रॉन पब्लिकेशन में सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू किए हैं वो है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की कल मेरी क्लास नंबर 1 था, उसमें हमने इतिहास के कुछ बेसिक्स जानकारी को हमने दिया है। और उसमें हमने बताया आपको कि इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। उन स्रोत में सबसे पहला जो स्रोत था वो था साहित्यिक स्रोत, जिसको हमने कल पढ़ा है। और आज हम उससे आगे चल रहे हैं और आज पढ़ेंगे हम पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, यानी पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं पहले पॉइंट्स पे। देखिए, आज का जो पहला पॉइंट है वो पुरातात्विक साक्ष्य, क्योंकि हम आपको बोले थे कि पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य के स्रोत में आपको देखिए क्या क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य होता क्या क्या, सबसे पहले आप वो समझिए। क्योंकि ये वीडियो हमको पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम चीजें सिर्फ पढ़ पढ़ के बताते चले जाए और निकल जाए। हम आपको चीजों को समझाएंगे, है ना। तो पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब ये है कि किसी भी स्थान से अगर खुदाई की गई है और वहां से अगर मोहर मिल जाए, वहां से सिक्के मिले, वहां से आपको अभिलेख मिल जाए, वहां से आपको चित्रकला का कोई साक्ष्य मिल जाए या फिर वहां से आभूषण मिल जाए, तो इन सभी चीजों को हम पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं। यानी इतिहास को जानने के लिए इन सभी चीजों का प्रयोग किया गया है, तो इसे हम पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्का, मुहर, स्मारक, मूर्ति, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि आते हैं। यानी पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन सी चीजें आते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि अभिलेख आता है, सिक्का आता है, स्मारक आता है, मूर्ति आता है, चित्रकला आता है, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं कम होती है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि पुरातात्विक स्रोत बोलते किसको है और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि पुरातात्विक साक्ष्य किसको बोलते हैं और पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीजें आती है। अब आइए अगले पॉइंट पे। 2 नंबर पॉइंट, अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है वो करा है कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातात्विक शास्त्र का पिता कहा जाता है। यानी भारत में पुरातात्विक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये फैक्ट्स आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि भारत में पुरातात्विक साक्ष्य का पिता किसे बोला जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। हम आपको इसको स्टार लगा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत में पुरातात्विक शास्त्र का पिता किसे कहा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अभी इनका नाम और कई एक बार आएगा इस हिस्ट्री पढ़ाने के दौरान, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंस रहा हिस्ट्री में। अब आइए कुछ शब्दावली को हम देखते हैं। तो पहला शब्दावली है अभिलेख। जो लेख मुहर, प्रशस्त स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्र पर मिलते हैं उसे ही अभिलेख कहते हैं। यानी अभिलेख का मतलब ये हुआ कि जो लेख यानी जो लिखा हुआ साक्ष्य मुहर पर मिल जाए, प्रशस्त स्तंभों पे मिल जाए, स्तूपों पे मिल जाए, या चट्टानों पे या ताम्र पत्र पे मिल जाए। यानी ताम्र पत्र पे, चट्टान पे, स्तूप पे, प्रशस्त स्तंभों पे जो साक्ष्य लिखा हुआ मिल जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या, अभिलेख बोलते हैं। अब अगला शब्दावली है एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है या अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। याद रखना है अभिलेख किसे कहते हैं, तो ताम्र पत्र पर, प्रशस्त स्तंभ पे, मुहर पे या फिर चट्टानों पे, स्तूपों पे जो भी साक्ष्य लिखे हुए मिलते हैं उसी को हम अभिलेख बोलते हैं। और इन अभिलेखों को जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उसे हम एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। उसके बाद है पेलियोग्राफी। तो पेलियोग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं, देखिए अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसकी महत्वता बता रहा हूँ कि एपिग्राफी जो है ना कि हर किसी को याद रहता है, और ये बहुत चर्चा में रहा है कि एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। अभिलेखों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो एपिग्राफी में किया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन एक बार हमसे मुलाकात हुआ और ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों के प्राचीन तिथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, और फर्स्ट ऑप्शन में एपिग्राफी ही था। क्या था? फर्स्ट ऑप्शन में एपिग्राफी था। तो लगता है लोगों को ना कि अभिलेख का अध्ययन या प्राचीन तिथियों का अध्ययन को एपिग्राफी में ही अध्ययन किया जाता है, जबकि गलत है ये। तो याद रखना है आपको ये दोनों क्वेश्चन कि पेलियोग्राफी में अभिलेख और दूसरे प्राचीन दस्तावेजों के प्राचीन तिथियों का अध्ययन। ध्यान रखना है कि अभिलेख सिर्फ कहेगा कि अभिलेखों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो एपिग्राफी में। लेकिन अभिलेख के साथ साथ पुराने यानी दूसरे प्राचीन दस्तावेजों का या प्राचीन तिथियों का अध्ययन के बारे में पूछे तो इनके अध्ययन को हम एपिग्राफी ना कहकर पेलियोग्राफी बोलेंगे। ध्यान रखना है दोनों बात, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं आपके लिए कि एपिग्राफी में सिर्फ अभिलेखों का अध्ययन होता है, लेकिन पेलियोग्राफी में अभिलेख के साथ साथ दूसरे प्राचीन दस्तावेज तथा प्राचीन तिथियों का भी अध्ययन किया जाता है। इसे बोलते हैं पेलियोग्राफी। तो दोनों चीजों यहाँ से आपको अलग अलग याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं आगे। आगे देखिए न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से आपको 3 प्रकार के अध्ययन से संबंधित याद रखना है। एक है अभिलेख का अध्ययन। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। उसके बाद है अभिलेख प्लस पुराने दस्तावेज, इसके अध्ययन को बोलते हैं पेलियोग्राफी। क्या बोलते हैं? पेलियोग्राफी बोलते हैं। और सिक्के के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। तो 3 प्रकार के अध्ययन आपको यहाँ से याद रखना है कि अभिलेख का अध्ययन कहेगा तो सिर्फ एपिग्राफी, अभिलेख के साथ साथ हमें पुराने साक्ष्य या पुराने दस्तावेजों का अध्ययन कहेगा तो पेलियोग्राफी, और न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स में किया जाता है। अब देखिए सिक्का से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए हुए हैं। आइए पहला पॉइंट है कि भारत के प्राचीन सिक्के को पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों को कांसापर्ण कहा गया है। अब देखिए इस पॉइंट से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि भारत में प्राचीन सिक्के को क्या कहा गया है, तो पंचमार्क सिक्का कहा गया है, या उसी पंचमार्क सिक्का को आहत सिक्का कहा गया है, और साहित्य में इसे कांसापर्ण कहा गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि पंचमार्क सिक्का प्राचीन काल के सिक्का थे, और प्राचीन काल में पंचमार्क सिक्का को ही क्या कहा जाता था, तो आहत सिक्का। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि प्राचीन काल में जो पंचमार्क सिक्के थे उसे साहित्य में क्या कहा गया है, तो उसे साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है। तो याद रखना इन चीजों को कि कांसापर्ण साहित्य में कहा गया है प्राचीन सिक्कों को। प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था, तो पंचमार्क सिक्का। पंचमार्क सिक्का को और क्या नाम था, तो आहत सिक्का। क्या नाम था? आहत सिक्का। चलिए आइए दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है पुराने सिक्के तथा पुराने सिक्के सिक्के जो थे वो तांबा, चांदी, सोना, सीसा के बने होते थे। यानी प्राचीन काल में जो सिक्के बनाए जाते थे वो तांबा के बने होते थे, चांदी के बने होते थे, सोने के बने होते थे और शीशे के ही बने होते थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आरंभिक सिक्के में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं के और देवताओं के नाम तथा तिथि उल्लेखित मिलता है। देखिए आरंभ जब हुआ था सिक्का बनाने का तो उस समय ना सिक्के पे सिर्फ कुछ प्रतीक चिन्ह दिया जाता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे आपको राजाओं का चित्र सिक्कों पर आना शुरू हुआ, देवताओं का चित्र सिक्कों पर आना शुरू हुआ। आपको पता होगा कि एक सिक्का पे राजा ये समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया, लक्ष्मी का चित्र दिया गया सिक्कों पर। तो ये सभी चित्र बाद में आना शुरू हुआ, और अभी आपको सिक्का के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ना है। हर शासक में कौन कौन से सिक्के चलाए गए, किस प्रकार के सिक्के चलाए गए, उन सिक्कों पर किसका चित्रण था, इन सभी चीजों के बारे में भी आगे आपको पढ़ना है। तो याद रखना है कि आरंभिक में सिक्के जो थे उस पे बस ऐसे ही प्रतीक का चिन्ह होता था, लेकिन बाद में राजा और देवताओं का चित्रण सिक्कों पे शुरू हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं के द्वारा जारी किया गया। अब देखिए सोना के सिक्के के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। सोना का सिक्का, सोना का सिक्का में आपको 3 पॉइंट याद रखना है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम बार किसने चलाया, तो प्रथम बार अगर पूछ दे प्रथम बार तो हिंद यूनानी, हिंद
यूनानियों ने चलाया। उसके बाद अगर पूछ दे कि सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का, तो कुषाण वंश के शासक ने, कुषाण वंश के शासक ने। लेकिन पूछे सर्वाधिक सोना का सिक्का किसने चलाया, सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलाया, तो गुप्त वंश के शासक ने। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है सोने के सिक्के से। सोना का सिक्का सबसे प्रथम बार किसने चलाया, हिंद यूनानी शासक ने। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया, तो कुषाण वंश के शासक ने। और सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलाया, तो गुप्त वंश के शासक ने। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ था कि सोने के सिक्के, सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण वंश के शासकों द्वारा जारी किया गया था। तो याद रखना है कि सोना का जो लिखा हुआ सिक्का था वो किसके द्वारा जारी किया गया था, तो कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया। देखिए अभी हम आपको बताएं कि सबसे अधिक सोना का सिक्का किनके द्वारा जारी किया गया था, तो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त एक शासक था जो गुप्त वंश का था, उसे सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ये सभी जो क्वेश्चन है वे भी आए हैं। 5 स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो याद रखना है कि किस शासक को सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को। किसे दिखाया गया, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, सातवाहनों ने शीशे का सिक्के जारी किए। तो क्वेश्चन सीधा आपसे पूछता है कि सीसा का सिक्का निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के द्वारा चलाया गया था, तो सातवाहन वंश के शासक के द्वारा। किस वंश के शासक के द्वारा, सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा सोने के सिक्के ना चलाकर शीशे के सिक्के चलाए गए थे। ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद है कि गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्के को क्या कहा गया है, रूपक कहा गया है। यानी याद रखना यहाँ से कि गुप्त काल में जो सोना का सिक्का था यानी स्वर्ण सिक्का था उसे दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया। अब देखिए जब ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि इन चीजों को याद कैसे रखें। सोना का सिक्का हो जाएगा रूपक और चांदी का सिक्का हो जाएगा दिनार एग्जाम में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा जो टेक्निक होता है, जो एक ट्रिक जिसको बोलते हैं, उसको भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। जैसे आपको एक सॉन्ग आया था, उसको आपको याद होगा कि सोने जैसा रूप है तेरा। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, कि सोने जैसा रूप नहीं, यहाँ पे याद रखना है कि चांदी जैसा रूप है तेरा। क्या याद रखना है, चांदी जैसा रूप है तेरा। और सोने जैसा दिनार, किसके जैसा, सोने जैसा दिनार। तो यहां से आपको इस टेक्निक से आपको ये चीजें कंफ्यूज नहीं होने देंगे एग्जाम में। जैसे ही आपको आएगा कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो आपको याद आएगा कि चांदी जैसा रूप, यानी चांदी के सिक्के को हम रूपक बोलते थे। सोने के सिक्के को क्या बोलेंगे, दिनार बोलेंगे। तो याद रखना कि सोने जैसा रूप है नहीं, चांदी जैसा रूप है। बस याद रखना ये गाने को कि चांदी जैसा रूप है तेरा, यानी चांदी के सिक्के को रूप से रूपक बोला गया है ना। तो याद रखना कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक और सोने के सिक्के को दिनार कहा गया है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एक बार ना छोड़कर 2 बार देखें ताकि ये चीजें आपको बार बार याद हो। आपको पता होगा कि देखने और सुनने दोनों से चीजें बहुत ज्यादा याद होती है। आप देखते होंगे कोई भी फिल्म को देखते हैं या फिर कोई भी गाने को आप देखते हैं, सॉन्ग्स को देखते हैं और सुनते हैं, तो वो चीजें आपके दिमाग में बहुत जल्दी फिट बैठ जाते हैं, बहुत जल्दी याद होते हैं। इसलिए आपको बोलते हैं कि आप चीजों को ध्यान से देखें और ध्यान से सुने, ताकि चीज आपको कम पढ़ने के बावजूद भी आपको देखने और सुनने से भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। आइए अब देखिए कुछ अभिलेख से संबंधित तथ्य। अभिलेख में पहला पॉइंट क्या है कि अभिलेख मुहर, प्रशस्त स्तंभ, चट्टान और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर के दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। अभिलेख का मतलब है सर कि आपको पीछे बताएं कि अभिलेख में क्या क्या आता है। अब अभिलेख मिलता कहाँ कहाँ पे, तो मुहरों पे भी अभिलेख लिखाया जाता था, प्रशस्त स्तंभों पे भी, चट्टानों पे भी लिखाए जाते थे, ताम्र पत्रों पे भी लिखाए जाते थे, मंदिर के दीवारों पे लिखाए जाते थे, ईंटों या मूर्तियों पे भी लिखाए जाते थे। तो इन सभी को अभिलेख कहा गया और अभिलेख में इन्हीं चीजों पर लिखाया जाता था। अब देखिए क्वेश्चन अगला नंबर पॉइंट्स क्या कर रहा है कि सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संग्रहालय है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संग्रहालय है जहां पे सबसे अधिक अभिलेख संग्रहित है, यानी सबसे अधिक अभिलेख का संग्रहण किस संग्रहालय में किया गया है। तो याद रखना है मैसूर संग्रहालय में। कौन सा संग्रहालय में, मैसूर। याद रखना है मैसूर नामक संग्रहालय में सबसे ज्यादा अभिलेखों का संग्रहण है।
नेक्स्ट अगला पॉइंट आइए, कह रहा है कि मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉपर्स इंस्क्रिप्शन, है ना, इंडिकेशन नामक ग्रंथ में संकलित है। याद रखना है ये कि कौन से ग्रंथ में संग्रहित है, तो कॉपर्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख संग्रहित है। तो इस पुस्तक का नाम, इस ग्रंथ का नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट है अभिलेखों में प्रमुख प्रयुक्त लिपियां, यानी जो अभिलेख लिखाए जाते थे उसमें कौन कौन से लिपि का प्रयोग किया गया। यही क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग अभिलेखों में नहीं किया गया, या किस लिपि का प्रयोग अभिलेखों में नहीं किया गया है। तो याद रखना है, पहला जो लिपि का प्रयोग किया गया था वो था प्राकृतिक लिपि। कौन सा लिपि? प्राकृतिक लिपि। जैसे अभी लिखने के लिए हम लोग कौन सा लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरिक लिपि। तो उसी प्रकार से अभिलेखों को लिखने के लिए हम पहले के जो राजा थे उनके द्वारा लिपियों का प्रयोग किया जाता था। तो सबसे पहला जिस लिपि का प्रयोग किया गया वो था प्राकृतिक। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में था। तो यहां से सीधा आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आरंभ में जो अभिलेख लिखे गए थे वो किस भाषा में लिखे गए, तो प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि ब्राह्मणी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो देखिए अशोक का जो शिलालेख था वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में भी लिखा गया था। अभी अशोक के शिलालेख तो ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक, जो ग्रीक यूनानी था वो सभी लेख में लिखा हुआ था। अभी और भी आपको अभिलेख के बारे में बहुत सारे डिटेल्स आपको देंगे आगे में। अब देखिए 2 नंबर पॉइंट्स पे था कि ब्राह्मणी लिपि जो था वो अशोक के शिलालेख के बारे में जो लिखा गया वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। अब करा है खरोष्टी। 3 नंबर पे खरोष्टी। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखे जाते थे। तो अब देखिए इसको याद रखना है कि अशोक का शिलालेख में कौन सा ऐसा भाषा का प्रयोग किया गया जो दाएं से बाएं, यानी ये राइट होता है ये लेफ्ट होता है, तो इस तरफ से लिखा जाता है। जनरली हम लोग किधर से लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन खरोष्टी जो लिपि था उसमें अशोक का अभिलेख जो लिखा गया था वो दाएं से बाएं लिखा गया था। याद रखना कौन सा? खरोष्टी। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर करा यूनानी और अरमाइक लिपि। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख जो मिले हैं वो इसी लिपि में मिले हैं। याद रखना है कि यूनानी या ग्रीक या फिर अरमाइक जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहां से क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिले अशोक के शिलालेख में किस भाषा या किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन लगा देगा ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक। तो याद रखना अरमाइक लिपि का प्रयोग जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अभिलेख जो थे अशोक के उसमें किए गए हैं। तो यहाँ से हमने आपको अभिलेख से संबंधित भाषा बताया है। क्या क्या है? प्राकृतिक भाषा, ब्राह्मणी भाषा, खरोष्टी भाषा और यूनानी या अरमाइक। तो ये सभी किसमें थे? आपको ये जनरली याद रखना है कि 3 भाषा ये किसके थे? तो अशोक के शिलालेख पे। किसके थे? अशोक के शिलालेख पे थे। उसके ऊपर भी हमने आपको अशोक से संबंधित बताया। मैसूर संग्रहालय में सबसे ज्यादा अभिलेखों का संग्रह किया गया। इन सभी चीजों को आपको याद रखना। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पे अगला स्लाइड में है क्या कि 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ जो उत्तर प्रदेश में एवं टोपरा हरियाणा में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को ब्राह्मणी लिपि में सर्वप्रथम पढ़ा। अब देखिए यहां से याद क्या क्या रखना है आपको क्वेश्चन। इस पैराग्राफ का में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि 14वीं शताब्दी में किस शासक के द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? FST, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के 2 शिलालेख, एक मेरठ वाला और एक टोपरा वाला, को कहां लाया गया? तो दिल्ली लाया गया। अब देखिए यहां से याद ये रखना है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, FST के द्वारा, किसके? अशोक के कितने शिलालेख? 2 शिलालेख। कहां कहां का था? एक था आपका मेरठ का और एक था कहां का? तो एक था टोपरा का। कहां का? टोपरा का। मेरठ यूपी में है और टोपरा कहां पे? हरियाणा में है। तो इन दोनों को लाया कहां पे? ये लाया दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में। दिल्ली में लाया किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। याद रखना है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के कितने शिलालेख? 2 शिलालेख, एक मेरठ वाला और एक टोपरे वाले को कहां पे लाया गया? दिल्ली में लाया गया। और इस दिल्ली वाले शिलालेख में जो लाया है इसको, उसमें सबसे पहले इसे जो पढ़ने का प्रयास किया वो जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने। क्या नाम है इसका? जेम्स प्रिंसेप।
प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने पढ़ने का प्रयास किया 1837 में। और कौन सा लिपि में ये था? तो ब्राह्मणी लिपि में। कौन सा लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। तो देखिए यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं कि क्या फिरोज शाह तुगलक किस शासक के द्वारा अशोक के शिलालेख को दिल्ली ले गया? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन कौन था? तो मेरठ और टोपरा अभिलेख को लेकर गया, दिल्ली में लाया, है ना। अब यहाँ पे याद रखना है कि इसे पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया। कब पढ़ा? तो 1837 में पढ़ा। किस भाषा में यानी किस लिपि में वो शिलालेख लिखे गए थे? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन जो यहाँ पे नहीं दिया गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले शिलालेख जो था अशोक का, वो खोज किसने किया था? खोज किसने किया था? तो 1750 में टी पेंथलर ने। किसने? टी पेंथलर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले इसका खोज किया था। तो याद रखना था कि सबसे पहले खोज अगर पूछेगा कि अशोक के शिलालेख का खोज सबसे पहले किसने किया? तो टी पेंथलर ने किया 1750 में। और सबसे पहले पढ़ा किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? तो 1837 में। और किस भाषा में पढ़ा? तो ब्राह्मणी भाषा में। मेरठ का शिलालेख और टोपरा का शिलालेख को दिल्ली किसने लाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है यहाँ से, है ना। अब देखिए थोड़ा सा जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स यहाँ पे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो अशोक का शिलालेख था उसे सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया? ऑप्शन में टी पेंथलर और ऑप्शन में प्रिंसेप दोनों रहता है। तो आपको याद क्या रखना है कि पढ़ा किसने? तो प्रिंसेप ने पढ़ा। तो ये सीधे इसे रिलेट करके रखना। पढ़ा किसने? प्रिंसेप ने। पढ़ा किसने? प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? तो प्रिंसेप ने पढ़ा। तो बस इसे आप रिलेट करके रखिए। खोजा वाला एक खोजेगा टी पेंथलर। तो बस याद रखना, पढ़ा प्रिंसेप। पढ़ा किसने? प्रिंसेप ने पढ़ा। खोजा किसने? तो टी पेंथलर ने खोजा। कब खोजा? 1750 में खोजा। कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा। तो इन सभी चीजों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में और बहुत बार रिपीट होता है। मैं इन टॉपिकों को पढ़ाने के बाद जब कुछ टॉपिक आगे लेकर चले जाएंगे तो उसके बाद घटना चक्र जो आता है इतिहास का, तो उससे हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते हुए चलेंगे। ठीक है, आप सोचिए नहीं कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराएंगे, थ्योरी के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे इसका। ठीक है, तो हम उसमें आपको दिखाएंगे कि ये चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। जाकर वीडियो देखिए, उसमें इन सभी चीजों पर चर्चा की गई है। याद रखना है इन सभी चीज को। तो इस पैराग्राफ से जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। अब आइए महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उसके शासक। तो महत्वपूर्ण अभिलेख में पहला जो है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद। कौन है अभिलेख से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट चीज आपको आगे में दिए हुए हैं, तो हम आपको सिर्फ यहाँ पे यही चीज आपको याद कराते हुए चलते हैं। याद रखना है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? तो समुद्रगुप्त का। किसका है? समुद्रगुप्त का। उसके बाद रुद्रदामन किस वंश का है? तो शक वंश का। जूनागढ़ अभिलेख, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन ये सब है। ठीक है, तो याद रखना है रुद्रदामन का अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़। या जूनागढ़ का अभिलेख किसका था? तो रुद्रदामन का। जूनागढ़ कहाँ पे? तो गुजरात में। जगह भी याद रखना है, जगह पूछा गया एग्जाम में कि जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन का है वो कहाँ है? तो गुजरात में। याद रखना है गुजरात का जूनागढ़ का अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन का है। उसके बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का अभिलेख कौन सा है? भीतरी स्तंभ लेख, यानी भीतरी अभिलेख किसका है? तो ये है आपका स्कंदगुप्त का। किसका है? स्कंदगुप्त का है। कहाँ पे है ये? तो गाजीपुर में। कहाँ पे है ये? गाजीपुर में। याद रखना है कि गाजीपुर का भीतरी स्तंभ लेख किसका है? तो स्कंदगुप्त का। या स्कंदगुप्त का गाजीपुर में जो आपका अभिलेख है वो उसका नाम क्या है? तो भीतरी स्तंभ लेख नाम है। उसके बाद है खारवेल कलिंग, कलिंग उड़ीसा। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख जो है वो किसका है? कलिंग राजा खारवेल का है। याद रखिए हाथी गुफा अभिलेख किसका है? हाथी गुफा अभिलेख किसका है? कलिंग राजा खारवेल का। किसका है? कलिंग राजा खारवेल का। कलिंग उड़ीसा। उसके बाद आ जाइए पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? बहुत इंपॉर्टेंट शासक है इतिहास में, आपको आगे इसके बारे में बहुत सारी चीज पढ़नी है। तो याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। और पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक है? चालुक्य वंश का शासक है। हम आपको एक बार फिर से इसको ओवरऑल रिव्यू दे देते हैं। समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख? तो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है। रुद्रदामन का कौन सा? जूनागढ़ का अभिलेख कहाँ पे? गुजरात में है। स्कंदगुप्त का कौन सा? भीतरी अभिलेख, ये कहाँ पे है? तो गाजीपुर में है। खारवेल का कौन सा अभिलेख? तो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पे है? तो ये खारवेल का कलिंग उड़ीसा में है ना, हाथी गुफा अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा? तो एहोल अभिलेख, और ये चालुक्य वंश से संबंधित शासक है। तो इन सभी अभिलेखों का आपको याद रखना है। बाकी सारे फैक्ट्स को मैंने आपको बताया है। आप वीडियो को एक बार ना होगा 2 बार देखिए, लेकिन चीजों को याद रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ से कोई भी आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए किसी भी एग्जाम का,
या फिर रेलवे का हो, एसएससी का हो, आपका फिर बीपीएससी का हो, या फिर आपका एसआई का हो, किसी भी एग्जाम्स का आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए आगे, और उसी में आगे क्या लिखा हुआ है कि एक अभिलेख है जो राजा भोज का है, क्या नाम है उसका, ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, ग्वालियर आपको पता है मध्य प्रदेश में, तो राजा भोज का कौन सा अभिलेख, ग्वालियर का अभिलेख। और ये प्रतिहार राजा था, कहाँ का, कौन सा वंश का राजा था, तो प्रतिहार वंश का। नेक्स्ट है 7 नंबर विजय सेन का, देवपाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया देवपाड़ा अभिलेख किसका है, तो विजय सेन का, किसका है, विजय सेन का है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का हो जाएगा मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख, है ना। तो मधुवन अभिलेख और बांसखेड़ा अभिलेख किसका है, तो ये अभिलेख जो है वो हर्षवर्धन का, किसका है, हर्षवर्धन का है। याद रखना है, मधुवन बांसखेड़ा अभिलेख किसका है, तो हर्षवर्धन का है। और ये वर्धन वंश का शासक था। हर्षवर्धन किस वंश का, वर्धन वंश का शासक था। और मधुवन और बांसखेड़ा ये दोनों अभिलेख किसका है, तो हर्षवर्धन का है। नेक्स्ट है यशोवर्धन, है ना, ये मालवा नरेश, ये आपका हो गया मालवा नरेश। कौन सा नरेश है, मालवा नरेश यशोवर्मन का जो है और वो अभिलेख का नाम है मंदसौर। तो यहाँ पे याद रखना है कि मंदसौर अभिलेख किसका है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन का। उसके बाद है गौतमी बलश्री, ये सातवाहन वंश है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सातवाहन वंश है। नासिक अभिलेख किस वंश का शासक का था, तो सातवाहन का था। या फिर नासिक अभिलेख किसका है, तो गौतमी बलश्री का है। याद रखना है कि नासिक अभिलेख किसका है, तो गौतमी बलश्री का है। या गौतमी बलश्री का कौन सा अभिलेख था, तो नासिक का अभिलेख था। कौन सा था, नासिक का अभिलेख था, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट्स पे। आइए अभिलेख से संबंधित विशेष तथ्य। अब देखिए यहाँ पे जो अभिलेख के बारे में आपने पीछे पढ़ा कि कौन सा अभिलेख किसका था, अब उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए यहाँ पे। हमने आपको पीछे ही बोला था कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो आइए देखिए पहला पॉइंट क्या है, कि पहला पॉइंट है रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। आपको बताएं जूनागढ़ किसका अभिलेख है, तो रुद्रदामन का। ये जूनागढ़ कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में, याद रखना। ये अभिलेख संस्कृत भाषा में, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। क्वेश्चन सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था प्रथम अभिलेख, तो जूनागढ़ का अभिलेख हो जाएगा। किसका है, तो रुद्रदामन का। या रुद्रदामन के द्वारा जो जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया गया था वो किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कृति के द्वारा रचित है। अब देखिए जिसका पूछा गया क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि ये अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए इसमें लिखने वाले का नाम भी है रवि कृति। तो याद रखना है एहोल अभिलेख किसका है, तो पुलकेशिन द्वितीय का। और इस एहोल अभिलेख को लिखा कौन है, तो रवि कृति। तो यहाँ से याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख का क्या नाम है, एहोल अभिलेख। क्या नाम है, एहोल अभिलेख। और इसका राइटर कौन है, तो रवि कृति इसका राइटर है। याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख और इसका राइटर कौन है, रवि कृति। नेक्स्ट है अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है। कारुवाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक नाम आया है कारुवाकी और एक नाम आया है तीवर का। तो ये कारुवाकी और तीवर कौन थे अशोक के, तो कारुवाकी जो थे वो पत्नी थी, अशोक की पत्नी, एक पत्नी थी, उनका नाम था कारुवाकी। और इसी पत्नी से तीवर नामक पुत्र का जन्म हुआ था। तो याद रखना है कि तीवर और कारुवाकी का जिक्र अशोक के किस स्तंभ लेख में मिलता है, तो वह प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। किसमें, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में। और कारुवाकी कौन थी, तो ये अशोक की पत्नी थी। और तीवर कौन था, तो ये इसका बेटा था अशोक का, यानी कारुवाकी का पुत्र था। और अशोक का भी पुत्र होगा क्योंकि ये इसकी पत्नी थी। अगला पॉइंट्स पे आइए। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त की रचना उसके संधि विग्रह हरिसेन ने किया था। यानी सीधा याद रखना है कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख था, किसका, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है उसका लेखक कौन है, हरिसेन है। तो यहाँ से देखिए काफी सारा फैक्ट्स आपको याद करने लायक आपको था। यहाँ पे समुद्रगुप्त जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में प्रकाशन किया गया। पुलकेशिन द्वितीय एल्होल अभिलेख, इसका लेखक रवि कृति है। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख जिसमें कारुबाकी और तीवर की जानकारी मिलती है। कारुबाकी कौन थी, तो अशोक की पत्नी थी। और तीवर कौन था, तो ये कारुबाकी का बेटा था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखा, तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। आइए अब
अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रही होगी और वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को जरूर लाइक करें पसंद आ रहा है तो, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं अगले पॉइंट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा यानी गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी भानुगुप्त, क्या नाम शासक का? भानुगुप्त। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख में सर्वप्रथम किसकी जानकारी मिलती है? तो सती प्रथा का। तो याद रखना है कि कौन सा ऐसा अभिलेख था जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में जानकारी मिला, तो वो था भानुगुप्त का एरन अभिलेख। क्या नाम था उसका? भानुगुप्त का। किसका? भानुगुप्त का कौन सा अभिलेख? एरन। एरन अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो सती प्रथा की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो याद रखना, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है, और इसमें गोपराज के सैनिक के बारे में चर्चा किया गया है। दूसरा पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया था आपको कि विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, कि उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन सीधा पूछ देगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का वो कौन सा स्तंभ लेख या कौन सा गुहा लेख था जिसमें यह जिक्र किया गया था कि संपूर्ण पृथ्वी को उसका जीतना लक्ष्य था या उसका उद्देश्य था। तो ये था उदयगिरी का गुहा लेख। याद रखना है, उदयगिरी के गुहा लेख से यह जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसे विक्रमादित्य कहा गया इतिहास में, उसने संपूर्ण पृथ्वी को जीतने का प्रयास किया था, यानी उसका लक्ष्य था। अगला पॉइंट है, देखिए क्या करा है, तुमून अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। अब क्वेश्चन यहां से सीधा पूछेगा आपसे, कुमारगुप्त प्रथम को किस अभिलेख में शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा तुमून अभिलेख। किसमें? तुमून अभिलेख में। या क्वेश्चन यहां से दूसरे तरीका से क्या पूछ सकता है कि तुमून अभिलेख में किस शासक को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त को, है ना। आइए अगले पॉइंट पे, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हूनों के आक्रमण के बारे में उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये सब, कि हूनों के आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो भीतरी अभिलेख से मिलती है। भीतरी अभिलेख किसका है? तो स्कंदगुप्त का है। सभी फैक्ट्स याद रखते हुए चलना है कि भीतरी अभिलेख किसका है? तो ये स्कंदगुप्त का है। और इसमें किसकी आक्रमण की जानकारी मिलता है? तो हूनों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मंदसौर अभिलेख। यह यशोवर्मन को जननेत्र कहा गया है, यानी जननेन्द्र कहा गया। जननेन्द्र किस अभिलेख में यशोवर्मन को कहा गया है? तो मंदसौर अभिलेख में कहा गया है। या बुनकरों की जानकारी किससे मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है बुनकरों की जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली स्तंभ लेख में किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय का वर्णन जो है वो किस अभिलेख में किया गया है? तो मेहरौली अभिलेख में किया गया है। उससे ऊपर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक अभिलेख क्या था कि उससे पृथ्वी का संपूर्ण विजेता मतलब जीतने का लक्ष्य जो रखा था वो किस स्तंभ लेख में रखा था? तो उदयगिरी का गुहा अभिलेख में। लेकिन उसके जीत का जो वर्णन किया गया वो मेहरौली अभिलेख में किया गया है। आइए आगे चलते हैं। अब विदेशी अभिलेख, कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो विदेशों में मिले हैं, उनसे क्या क्या आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट है बुगाज गोई, ये एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, और मध्य एशिया से 1400 ईस्वी पूर्व प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। अब देखिए इससे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया माइनर या बोगोजगोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का वर्णन नहीं किया गया है? तो यहाँ पे मित्र का वर्णन है, वरुण का वर्णन है, इंद्र का वर्णन है और नासत्य का वर्णन है। तो याद रखना है एक सीक्वेंस में मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। क्या याद रखना है? मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। ये चीजें आपको याद रखनी है कि बोगोजगोई जो एशिया माइनर का अभिलेख है उसमें किसका वर्णन है? तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य की वर्णन की गई है। नेक्स्ट है 2 नंबर, हेलियोडोरस यूनानी राजदूत का वेशनगर यानी विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म यानी वासुदेव की आराधना
की जानकारी मिलती है। तो याद रखना है कि हेलियोडोरस का कौन सा अभिलेख, तो बेस नगर अभिलेख जिसे विदेशा अभिलेख बोलते हैं, इसका गरुड़ स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो वासुदेव का आराधना या भागवत धर्म की आराधना के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अब चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, यानी प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसमें कुछ आधुनिक लेखकों के द्वारा किस प्रकार से लेखन किया गया वो जानते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें कि 1776 में मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। यानी मनु स्मृति जो 1776 में अंग्रेजी में इसका अनुवाद कराया गया, किस नाम से, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। याद रखना है मनु स्मृति जो सबसे प्राचीन स्मृतियों में गिनती आता है, तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया वो 1776 में किया गया, और किस नाम से किया गया है, तो एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। किस नाम से, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से, याद रखना है। उसके बाद है 2 नंबर, कर सर विलियम जोन्स ने, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आपको पता होना चाहिए कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की पुस्तक है, और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद 1789 में किनके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। और सर विलियम जोन्स किसके संस्थापक थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर थे वो। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए 3 नंबर पॉइंट क्या करा है कि विल्किंग्स ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बस ये फैक्ट से आपको याद रखना होगा, 1785 में विल्किंग्स के द्वारा भागवत गीता का। तो ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन सीधा आपसे पूछ लेगा कि भागवत गीता का अनुवाद किस अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में किया गया था, या किसके द्वारा अंग्रेजी में किया गया था, या विलियम विल्किंग्स के द्वारा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया था। तो आंसर हो जाएगा भागवत गीता। नेक्स्ट है 4 नंबर पॉइंट क्या करा है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास को प्रस्तुत किया गया। तब देखिए यहाँ पे है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा कौन सी पुस्तक, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या पुस्तक का नाम है इनका, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत की सुव्यवस्थित इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, किसके द्वारा, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ की जो पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सुव्यवस्थित भारत की जानकारी मिलती है। अब आइए 5 नंबर पॉइंट पे, ब्रिटिश इतिहासकार A.L. वैसम, क्या नाम है, A.L. वैसम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखा है। तो देखिए यहां से याद रखना है कि एक ब्रिटिश इतिहासकार नाम था, नाम उसका था A.L. वैसम। क्या नाम है, A.L. वैसम। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया वंडर दैट वाज इंडिया। वंडर दैट वाज इंडिया किसकी पुस्तक है, A.L. वैसम की पुस्तक है। फैक्ट से आपको रखना ही पड़ेगा इसको, है ना। बस आंख बंद कीजिए, 2-3 बार याद कीजिए कि A.L. वैसम किसकी पुस्तक, A.L. वैसम के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, वंडर दैट्स वाज इंडिया। वंडर दैट्स वाज इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है आपका A.L. वैसम का। आइए 6 नंबर पॉइंट पे, D.D. कौसम्बी, क्या नाम है, D.D. कौसम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री, यानी इंडिया के हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन देने का जो कोशिश किया वो D.D. कौसम्बी के द्वारा, किसके द्वारा, D.D. कौसम्बी के द्वारा। तो याद रखना है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी इंडियन हिस्ट्री के स्टडी के बारे में सबसे पहले किसने किया, इंडियन हिस्ट्री। ये पुस्तक का जो नाम है कि एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो D.D. कौशिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आइए अगले स्लाइड पे। अब देखिए अगला स्लाइड पे जो है वो काफी सारे बुक्स के नाम दिए गए हैं, महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, हमेशा रिपीट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत सारे बुक्स का नाम आपको मिलेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और जो इंपॉर्टेंट है कि जो आते हैं एग्जाम में हमेशा, उनको मैं टिक आउट करते जाऊंगा, स्टार लगाते जाऊंगा, तो आप जरूर उनको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बुक्स की लिस्ट दिए गए इसमें। तो देखिए सबसे पहला है विज्ञानेश्वर, तो इसका पुस्तक का नाम है क्या है, मिताक्षरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो विज्ञानेश्वर के द्वारा। उसके बाद है जीमूत वाहन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दया भाग।
क्या नाम है, दया भाग। तो ये अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है इससे, और ना ये अभी तक एग्जाम में पूछा गया, लेकिन नजर में रखिए, शायद पूछ ले दिया जाए भविष्य में। याद रखना है, जिमुत वाहन के द्वारा लिखा गया है दया भाग। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। विज्ञानेश्वर ये मिताक्षरा, मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है कालिदास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्रम, रघुवंशम, ये तीनों पुस्तक किन की है, तो कालिदास की है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्रम, रघुवंशम, ये सभी पुस्तक किन की है, तो कालिदास की है। नेक्स्ट है विशाख दत्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विशाख दत्त का पुस्तक कौन सा है, मुद्रा राक्षस। तो देखिए अब यहां से आपको फंसाएगा कैसे क्वेश्चन में। मुद्रा राक्षस हर किसी को याद है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, विशाख दत्त की है। लेकिन देवी चंद्रगुप्तम जो है ना, वो कम पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है। याद रखना ये क्वेश्चन को भी। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि देवी चंद्रगुप्तम निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है, तो आपको लगेगा विशाख दत्त का तो मुद्रा राक्षस है, तो ये तो आंसर इसका होगा नहीं। तो याद रखना है। या फिर पूछ देगा सीधा क्वेश्चन कि विशाख दत्त की कौन सी पुस्तक है, मुद्रा राक्षस ऑप्शन में नहीं देगा, तो आपको याद रखना है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये दोनों पुस्तकें किनकी है, ये दोनों पुस्तकें विशाख दत्त की पुस्तक है। नेक्स्ट है सुद्रक, सुद्रक की पुस्तक कौन सी है, तो मृच्छकटिका, मृच्छकटिका पुस्तक किसकी है, सुद्रक की। याद रखना है मृच्छकटिका पुस्तक किसकी है, सुद्रक की। नेक्स्ट है वात्स्यायन कामसूत्र, किसकी पुस्तक है, वात्स्यायन की। उसके बाद है राजशेखर का काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, हर विलास, बाल रामायण, ये सभी पुस्तक है राजशेखर की। अभी बहुत बार ये सभी राइटर और ये सभी बुक्स आपको रिपीट हो गए इतिहास में, है ना। तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे सुनते सुनते। याद रखना है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हर विलास और बाल रामायण, ये सभी पुस्तक किसका है, राजशेखर का। याद रखना है कौन कौन सा पुस्तक, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हर विलास, बाल रामायण, ये सभी पुस्तक राजशेखर का। वान भट्ट का पुस्तक हर्षचरित, याद होगा आपको। विल्हन का कौन सा, विक्रमांक देव चरित्र, याद रखना है विक्रमांक देव चरित्र, इंपॉर्टेंट है ये भी। बिल्हन और विज्ञानेश्वर से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे विज्ञानेश्वर था, ये बिल्हन, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्हन और विज्ञानेश्वर से। तो बिल्हन का पुस्तक है कौन सा, विक्रमांक देव चरित्र। अमरकोश, अमरकोश अमर सिंह का है, तो याद रहेगा, ये सिंपल सा है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। पदम गुप्त, पदम गुप्त की पुस्तक का नाम है नव साहसंक, नव साहसंक चरित्र। नव साहसंक चरित्र किनकी पुस्तक है, तो पदम गुप्त की पुस्तक है। थोड़ा लंबा जो होता है ना शब्द, उसको तोड़ के पढ़िए। नव साहसंक, ये पुस्तक किसकी है, तो पदम गुप्त की पुस्तक है। नेक्स्ट है सोमदेव, सोमदेव की पुस्तक है ललित विग्रह राज। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ललित विग्रह राज किसकी पुस्तक है, तो सोमदेव की पुस्तक है। ललित विग्रह राज किसकी पुस्तक है, सोमदेव की पुस्तक है। नेक्स्ट है मेरु तुंग, क्या नाम है, मेरु तुंग की पुस्तक कौन सी है, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि किनकी पुस्तक है, मेरु तुंग की पुस्तक है ये। प्रबंध चिंतामणि किसकी पुस्तक है, मेरु तुंग की पुस्तक है। नेक्स्ट है भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पूछा गया है कि सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है, तो भास्कराचार्य की पुस्तक है। हमारे साथ अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको एक चीज जरूर, सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो हमको पहले वीडियो में बताए थे कि हमारा अनुभव। चीजें बहुत सारी लिखी हुई है किताब में, लेकिन कौन सी चीजें ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, इस चीज को आपको हासिल करने के लिए काफी दिन अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको कम अध्ययन करके वो सारे पॉइंट्स मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम देखिए जो जो इंपॉर्टेंट्स है वो आपको मैं बताते चल रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये चैनल ग्रो करेगा। चलिए आइए आगे। अतुल, मुसी कसवंश, मुसिक वंश, मुसिक वंश, मुसिक वंश किसकी पुस्तक है, तो अतुल की पुस्तक है। नागसेन का मिलिंदो पन्हा, बहुत इंपॉर्टेंट, मिलिंदो पन्हा किसकी पुस्तक, नागसेन की पुस्तक। उसके अभी तो मिलिंदो पन्हा के बारे में आपको बताएंगे, करीबन 2 से 3 मिनट उस पर एक्स्ट्रा जानकारी देना है हमें। नेक्स्ट है बरामहीर, बृहत संहिता, बृहत संहिता किसकी पुस्तक है, बरामहीर की। भवभूति, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित किसकी पुस्तक है, भवभूति की। दंडी, काव्य दर्शन, काव्य दर्शन किसकी है, दांडी की पुस्तक है। हेमचंद्र सूरी की पुस्तक है कुमार पाल चरित्र, कुमार पाल चरित्र किसकी पुस्तक है, हेमचंद्र सूरी की पुस्तक है। जयदेव गीत गोविंद, खूब पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। गीत गोविंद का लेखक कौन है, जयदेव। हेमचंद्र सूरी का पुस्तक कौन सा है, कुमार पाल चरित्र। आइए अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट है भाष्य की पुस्तक चारुदत्त,
बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा गया क्वेश्चन दोस्त। चारुदत्त, स्वप्न वासवदता, स्वप्न वासवदता, ये भी क्वेश्चन आपको पहले भी आपको फर्स्ट टॉपिक में आपको ये पढ़ाए थे इसके बारे में। भास की पुस्तक कौन सा है? स्वप्न वासवदता और चारुदत्त, ये दोनों किसकी पुस्तक है? भास की। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, याद है, बहुत इंपॉर्टेंट। अश्व घोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र, अब देखिए बुद्ध चरित्र तो हाईलाइट है, हर किसी को याद होगा, लेकिन सूत्रालंकार याद रखना है। अश्व घोष की पुस्तक है कौन सा? सूत्रालंकार। सूत्रालंकार किसकी पुस्तक है? अश्व घोष की। वेद व्यास का भागवत गीता और महाभारत, ये दोनों वेद व्यास का है। भर्तृहरि का पुस्तक है भक्ति शतक, शतक के नाम से जो भी पुस्तक है इतिहास में ना, प्राचीन इतिहास में, वो भर्तृहरि की पुस्तक है। उसके बाद है क्षेमेंद्र की पुस्तक दशावतार चरित्र, दशावतार चरित्र किसकी है? क्षेमेंद्र की पुस्तक है। कामंदक, कामंदक की पुस्तक है नीति सार, कामंदक की पुस्तक कौन सी है? नीति सार। आइए अगले स्लाइड पे, और ये आपका लास्ट स्लाइड है आज का, और आज का वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो का ड्यूरेशन टाइम जो होता है लंबा हो जाता है, तो देखने में परेशानी होती है, हमें भी थोड़ी लगातार बनाने में परेशानी होती है क्योंकि जीके तो बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये आपका लास्ट स्लाइड है, तो इसमें आपको जो भी पुस्तक है मैं आपको बता दे रहा हूँ, और बस एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, पूरा वीडियो को देखें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करें क्योंकि आपका कमेंट्स हमें हौसला बढ़ाता है। आइए, कामंदक नीतिसार, किससे पुस्तक? नीतिसार। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, किसका? भरत मुनि का। वाल्मीकि का रामायण, ये सब याद होगा। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरित्र मानस। हरिसेन का कौन सा पुस्तक? बृहत कथा कोश, किसका पुस्तक है? बृहत कथा कोश हरिसेन का पुस्तक है। उसके बाद माघ, माघ का पुस्तक कौन सा है? शिशुपाल लब्ध, शिशुपाल लब्ध जो है माघ का पुस्तक है। सरंगदेव, सरंगदेव की पुस्तक कौन सी है? संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर किसका है? सारंगदेव की पुस्तक है। सुश्रुत का सुश्रुत संहिता पुस्तक है। नागार्जुन का शतक, ये सतसहर्षिका, सतसहर्षिका किसकी पुस्तक है? नागार्जुन का। बिहारी का सतसई नामक पुस्तक किसका है? बिहारी का है। नागभट्ट का पुस्तक हितोपदेश, नारायण भट्ट का, नारायण भट्ट का है ना, हितोपदेश। उसके बाद सोमेश्वर का पुस्तक कृति कौमुदीन, कृति कौमुदीन किसका है? सोमेश्वर का पुस्तक है। कात्यायन की पुस्तक है गार्गी संहिता, बहुत पूछा गया गार्गी संहिता किसका पुस्तक है? तो कात्यायन का। और किस पे है? तो ज्योति ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है, ये क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में, और कल मैं आपको इससे आगे वाले सीरीज को पढ़ाऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर छोड़िएगा कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे हौसले बढ़ाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।